सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय चल रहा है 16 नंबर अध्याय का नाम है जैविक और अजैविक संसाधन, जिसमें हम पशु संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं, वन संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं और मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जल ही जीवन, सबसे सर्वोत्तम भारत में जल संसाधन की उपलब्धता। जल एक चक्रीय संसाधन है। कौन सा? चक्रीय। चक्रीय का मतलब क्या? चक्कर चलता रहता है। अब देखो, बारिश होती है, धरातल पे आ जाता है, वाष्प बन के वापस उड़ जाता है, फिर चला जाता है। ये चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत है। लेकिन स्वच्छ कितना है, उपयोगी कितना है, वो अलग अलग है। पृथ्वी का लगभग 11% धरातल पानी से ढका है। बड़े बड़े महासागर है ना, जो मुख्य लवणीय है, 71% जल से ढका है, लेकिन वो पीने योग्य पानी नहीं, यानी उपयोगी नहीं है। शुद्ध जल का केवल 3% भाग अलवणीय है, यानी बाकी सारा लवणीय, 3% अलवणीय। अलवणीय मतलब खारापन है, जिसमें से भी बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय अनुसार भिन्न भिन्न है। भारत में विश्व के 2.45% भूभाग पर 4% जल संसाधन और 17.5% मानव संसाधन है। यानी पूरे विश्व का 17.5% तो मानव रहता है, यानी हमारी जनसंख्या है, और 2.45% भूभाग पर 4% जल संसाधन है। भारत की विशालता और स्थलाकृतिक विभिन्नता के कारण जल की उपलब्धता में अत्यधिक अंतर्दृष्टिगोचर होता है। भारत में जल के दो स्रोत हैं, एक धरातलीय जल और एक भूमिगत। धरातलीय जल धरातल पे है, भूमिगत यानी भूमि से ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं ना अपने कुएं वगैरह, वो। सबसे पहले देखिए धरातलीय जल। वर्षा धरातल पे है। वर्षा जल का मूल स्रोत है। भारत में 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी हमारी जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, यानी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र पर प्रति वर्ष औसतन 108 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी वर्षा प्लस हिमवर्षा, बर्फ की वर्षा से भारत को 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। ये माप है पानी का। इसमें से 1800 घन किलोमीटर जल नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और अन्य जलाशयों द्वारा धरातलीय जल के रूप में प्राप्त होते हैं। 1341 घन किलोमीटर जल वाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में चला जाता है। मिट्टी भी तो सोखती है ना, उड़ भी जाता है। असंचित क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है, इसी नमी से ही कृषि की जाती है। शेष 790 घन किलोमीटर जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो मिट्टी के रंध्रों और चट्टानों की दरारों में संचित हो जाता है। धरातलीय जल वह जल जो वर्षण द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से प्राप्त होता है, धरातलीय जल कहलाता है। भारत के जल स्रोतों में नदियां सर्वमुख है, बड़ी बड़ी है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, बहुत सारी नदियां अपने 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। भारतीय नदियां झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से लगभग 1869 घन किलोमीटर जल राशि प्राप्त होती है। ऊंचावच मिट्टी की प्रकृति और जलवायु की असमानता के कारण यह संपूर्ण जल राशि सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे ये चित्र दे रखा है, देखो ये क्या दर्शा रहा है, जल का उपयोग देखो कृषि में कितना किया जा रहा है। ये है कृषि में, उद्योगों में ये इतना, और घरेलू में इतना, यानी 11% हो गया, और 89% कृषि में हो गया। इनमें से 690 घन किलोमीटर नदी जल सिंचाई के काम आ जाता है, किंतु संसाधनों के अभाव में कुल क्षमता का लगभग 60% जल ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इतने संसाधन नहीं। भारतीय नदियों में कुल प्राप्त जल का 60% हिमालय क्रम की नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में, 16% मध्य भारत की नदियों नर्मदा, ताप्ती, महानदी। ठीक है, नदियां बतानी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ बहती है, और ये ताप्ती है, ये भी गुजरात मध्य प्रदेश में बहती है। महानदी उड़ीसा में बहती है। शेष 24% भाग दक्षिण भारत की नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों ही, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, कृष्णा भी ऐसे, और कावेरी तमिलनाडु, केरल,
कर्नाटक में प्रवाहित होता है। यहाँ भारत की प्रमुख 10 नदियों, उनकी लंबाई और अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी पता है आपको, गंगा है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। यमुना 1376 है। ब्रह्मपुत्र 2880, ध्यान रखना ये 2880 है, लेकिन हमारे पूरे भारत में नहीं है, ये कुछ बांग्लादेश में है, कुछ चीन में है। इसलिए सबसे लंबी नदी तो है गंगा, लेकिन अपवाह की दृष्टि से देखिए, बहाव की दृष्टि से तो सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र, चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना। सिंधु की लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1134 ही है, बाकी पाकिस्तान में है। नर्मदा है 1313, ताप्ती 724, महानदी 851, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, कावेरी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं 800। धरातलीय जल का उपयोग देखो, धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्यों, 9% घरेलू कार्यों, 2% औद्योगिक कार्यों में होता है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और नहरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत की समुद्री तटरेखा विशाल और आंशिक कटिबंध है, इसलिए केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहुत सी लैगून झीलें बनी हुई है। ठीक है, धरातल जैसे ये धरातल ये कटा फटा है, इसे कटा फटा है, लैगून झील का मतलब कटा फटा है, तो समुद्र का पानी अंदर आता है, तो यह झीलें बन जाती है, ऐसे वो होती है लैगून। किंतु मत्स्य पालन, नारियल और चावल की बहुत किस्मों की सिंचाई में इस जल का उपयोग होता है। अब यहाँ झीलें बन गए तो यहाँ खूब, आपसे पूछे नारियल कहाँ होता है, तो हमेशा समुद्र तटीय इलाकों में, तो समुद्र का तट होगा वहीं नारियल होता है। ऐसा नहीं राजस्थान में नारियल नहीं होते, समुद्र तट के इलाकों में नारियल होते हैं, ध्यान रखना। भूमिगत जल संसाधन जो भूमि के अंदर है, भारत में वर्षण से प्राप्त कुल 4000 घन किलोमीटर जल में से केवल 7.90 घन मीटर जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें 430 घन किलोमीटर जल भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंचता है, बाकी नीचे रहता है। प्रत्यक्ष रूप से यही जल कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है। शेष 360 घन किलोमीटर जल धरातल के नीचे प्रवेश स्तर पर पहुंचकर कठोर और अभेदन चट्टानों पर एकत्रित होता है। यही जल बावड़ी, कुएं और नलकूप खोदकर प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ देखिए कि भूमिगत जल में 92% उपयोग किया जाता है, कृषि में, उद्योगों में 5% और घरेलू में 3 है, क्योंकि घरेलू तक नहीं पहुंच पाता ही, या तो उद्योग उसके पास होगा या कृषि होगी। कुल भूमिगत जल का 790 घन किलोमीटर में से 225 घन किलोमीटर जल का ही आर्थिक दृष्टि से उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए अभी तक लगभग 78 घन किलोमीटर भूमिगत जल संसाधन का उपयोग किया जा सका है। भूमिगत जल की प्राप्ति सामान्यतः आग्नेय व कायांतरित कठोर शैलों से नहीं होती, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा प्रदेशानुसार भिन्न है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड के छोटा नागपुर और हजारीबाग प्रदेश, या हजारीबाग झारखंड में, और नागपुर ये भी झारखंड में, उत्तर प्रदेश का झांसी, बांदा और हमीरपुर जिले, राजस्थान के अधिकांश पूर्वी भागों में जहाँ कठोर चट्टानें मिलती है, इन क्षेत्रों में जल चट्टानों की संधियों में मिलता है। संधियों मतलब 2 जगहों, इसलिए नलकूप और कुएं, बावड़ी, नदियां, तालाबों के किनारे भराव क्षेत्र के आसपास ही खोदी जाती हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन में रंध्र युक्त कोमल चट्टानें होने से 44% भूगर्भिक जल उपलब्ध होता है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल के प्रचुर भंडार होने से कुएं, नलकूप आदि, देखो जहाँ नदियाँ होती है, आपने सुना होगा कि यहाँ से नहर जा रही है, इसके पास मीठा पानी है। बड़ी नहरें होती है, बड़ी नदियों के आसपास क्यों, पानी सिंचित होता रहता है, अंदर जाता रहता है चट्टानों के माध्यम से, और फिर वो नमी हो जाती है, और फिर पानी की मात्रा होती है, देखा होगा भाई, उसके आसपास होते हैं ज़्यादातर। भूमिगत या भूगर्भिक जल का उपयोग, भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग 92% तो खेती में, कृषि कार्यों में, 3% घरेलू कार्यों में, 5% औद्योगिक कार्यों में होता है। सिंचाई व सिंचाई के साधन, वर्षा की कमी और अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की क्रिया को सिंचाई कहती है। जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं, सिंचाई के साधन कहलाते हैं, जैसे नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप। अब अपने देखो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर अब कहाँ से, ये नदी से निकली है ना, सतलज व्यास नदी से निकली है, तो वहाँ से हरिके बैराज है, हरिके बैराज से वो इंदिरा गांधी नहर निकली, और फिर अपने खेतों में छोटी छोटी नहरों के माध्यम से पानी आता है। जिन यंत्रों द्वारा नदियों, नहरों, झीलों, बांधों, तालाबों, नालों, नलकूपों, कुओं आदि से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है, सिंचाई के उपकरण जैसे देखो रहट, कुएं से पानी खींचने के लिए, चड़स, ये दोनों होते हैं, डेकुली, आजकल डीजल पंप लग गए,
और विद्युत पंप लगे। ठीक है। भारत में सिंचाई के लिए जल संसाधन की आवश्यकता। भारत में निम्नलिखित कारणों से सिंचाई की आवश्यकता है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से उत्पादन की अधिक आवश्यकता, वर्षा की अनियमितता और बौछार के रूप में होने के, वर्षा का असमान वितरण है। अब देखो अपने तो वर्षा बहुत कम होती है, कई क्षेत्रों में इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है। मौसमी होने से, गहन कृषि और बहुफसलीकरण व्यवस्था के लिए कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, कई होती है। सूखे की समस्या के समाधान के लिए, नए व संकर बीजों के लिए अधिक और समय पर जल की आवश्यकता, और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई एकमात्र साधन है। शुष्क क्षेत्रों में फसलों उत्पादन के लिए मिट्टी की प्रकृति और चारागाह के विकास के लिए सिंचाई उपयोगी है। अब इसका जल का इतिहास क्या है। भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लिए जाते रहे। वैदिक काल में नहर के लिए कुल्या और कुएं के लिए अवर शब्द प्रयुक्त किया गया है। नहर को वो क्या कहते थे, कुल्या, और कुएं के लिए अवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेगास्थनीज के विवरणानुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने पर्वतीय नदी पर गिरनार गुजरात में बांध बनाकर सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। यह आपने पढ़ा होगा 10वीं में, या आपने पढ़ा होगा ये 12वीं की हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। चाणक्य ने ईसा पूर्व गुप्त काल में कहा था कि सेतुबंध कृषि के आधार होते हैं, इनके नहीं होने से बाढ़ें आ जाती है। नहीं, सेतुबंध का मतलब बांध, तथा वे गाँव को भाग कर ले जाती है, इससे जन धन की बड़ी हानि होती है, जिसको वर्तमान में बांध कहते हैं। भारत में कावेरी नदी पर ईसा की दूसरी शताब्दी में सिंचाई के लिए 300 मीटर लंबा, 12 से 18 मीटर चौड़ा और 5 से 6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था, जो संसार के प्राचीनतम बांधों में से एक है। देश के वर्तमान में सही अर्थों में कुल कृषि भूमि के लगभग 60% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरी भारत में नहरों से, कुओं से, नलकूपों से तथा दक्षिण भारत में तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में सिंचाई के धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। सिंचाई के साधन देखो, धरातलीय और भूमिगत। धरातलीय में नहरें आ जाएगी, तालाब आ जाएंगे। नहरें नित्यवाही होती है और अनित्यवाही होती है। नित्यवाही मतलब जब तक पानी आता रहता है, कई ऐसी हैं मौसमी प्रकार की होती है, जब बारिश होगी तो आएगी। तालाब में प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। भूमिगत में कुएं होते हैं और नलकूप। नलकूप एक खुले होते हैं और एक बंद होते हैं। कुएं पक्के होते हैं और कच्चे होते हैं। अब जल समस्या। निरंतर जनसंख्या वृद्धि से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के निस्सरण से प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण से उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता निरंतर सीमित होती जा रही है। जल की उपलब्धता का ह्रास। अवांछित पदार्थों से रहित जल शुद्ध जल कहलाता है। विषैले पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से जल अपनी स्वाभाविक गुणवत्ता खोकर प्रदूषित होने से मानव के लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे आपने देखा कि जल का कोई रंग नहीं होता है, उसमें जिस प्रकार का रंग, जिस प्रकार का पदार्थ होगा वो उसी रंग का हो जाएगा। इसे जल प्रदूषण या जल की गुणवत्ता में ह्रास कहते हैं। विषैले पदार्थों के निरंतर नदियों, नालों, झीलों, तालाबों और मुंदों में मिलने से जल प्रदूषण बढ़ता है। अब प्रदूषित चीज़ें मिलेंगी तो जल का रंग नीला हो जाता है, आपको पता है, धूल कण वगैरह से। तो जल का खुद का कोई रंग नहीं होता है। जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है। अत्यधिक प्रदूषक भीतर तक पहुंचकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। भारत में गंगा, यमुना जैसी पावन नदियां भी अत्यधिक प्रदूषित नदियों का रूप ले चुकी है। अब कल हम पढ़ेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप साथ साथ में पढ़ते रहना। देखो, पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में, नहीं पढ़ोगे तो अकेला मेरा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैंने पढ़ा दिया, आपने मोबाइल देख लिया और बस वह छोड़ दे। एक बार जरूर दोबारा पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है, क्या कंडीशन है इसकी, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। नंबर तब बनते हैं, आपने देखा होगा ना, अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, नीट के अंदर एक उड़ीसा का बच्चा है, अपने कोटा में उसने कोचिंग की थी, 720 में से 720 नंबर लेके आ गया। तो मेहनत इस तरीके से करो कि ऐसे नहीं हमने पढ़ नहीं दिया, आपको याद कितना हो गया, आपको समझ में कितना आ गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब आ जाके आप पेपर में लिख सकोगे, नंबर बनाओगे। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना।